आते हैं आज के क्लास को परसू करते हैं, समझते हैं कि आज क्या मैटर है। चलिए आज की क्लास को शुरुआत करने से पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ आज की क्लास की। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सपोज डैट हम अगर कहें यहाँ पर x प्लस वाई, ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी देश में, फॉरेन कंट्री में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों कहीं फॉरेन कंट्री में, विदेश में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गई, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच हो गई। अब ब्रीच जब कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो वाई जो एग्रीव्ड है वो सूट फाइल कर रहा है, दैट वाज इंडिया में। मतलब फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंडिया में सूट फाइल की गई है। हो सकता है, नो प्रॉब्लम्स देयर। लेकिन एक क्वेश्चन ये उठता है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो कहाँ का लगेगा, इंडिया का लगेगा या फॉरेन का लगेगा। दैट इज सच ए थिंग विच वी हैव टू सी दैट अंडर सेक्शन 11। कहाँ का लॉ ऑफ लिमिटेशन लगेगा, अब आपको ये देखना है। इस पूरे सिस्टम में आपको ये चीज़ फाइंड आउट करना है कि कौन से देश का लिमिटेशन एक्ट लगेगा। मान लो यूएसए में फाइल किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, और नेचुरली सूट जो फाइलिंग हो रही है इंडिया में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, सही है। कहाँ की लिमिटेशन एक्ट लगेगी, यूएसए की या इंडिया की? इन्हीं सवालों का जवाब सेक्शन 11 दे रहा है और बड़े आराम से दे रहा है। अब सेक्शन 11 को देखते हैं। सेक्शन 11 क्या कहता है, थोड़ा पढ़ के देखते हैं। प्रोविजन बड़ा टेक्निकल है, एक एक वर्ड अपने आप में बहुत ग्रेट एक्सप्लेनेशन लेके रखता है। मैं पहले आपको एक्ट की इंटरप्रिटेशन समझाता हूँ, फिर उसके एग्जाम्पल्स के ऊपर आता हूँ, और जो इसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी है मैं उन सारी बातों को भी बताता हूँ। तो बड़े ध्यान से ले लीजिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए। इसका जो डायग्राम, जो फ्लो चार्ट बनाएंगे आप, उसको अपने अकॉर्डिंगली जरूर लिखिए जैसा मैं करवा रहा हूँ। सबसे पहली बात देखिएगा, सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट। सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो ये प्रोविजन कहता है कि सेक्शन 11 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर लगेगा, ठीक है। लेकिन नहीं, इसका कुछ एक्सटेंशन भी है, कोर्ट का वर्डिक्ट भी है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि नहीं साहब, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लगेगा, अदर थिंग्स पे भी लगेगा। मैं उस मुद्दे के ऊपर भी आ रहा हूँ। इंटर्ड इनटू आउटसाइड इंडिया, इंटर्ड इनटू आउटसाइड इंडिया, द टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड। बस यही चीज़ हमको पढ़ना है और यही चीज़ हमको समझना है इस सिचुएशन को। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ ये है कि ए और प्लस बी दो पर्सन है और इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, ये एंटर किया है दैट्स आउटसाइड इंडिया में, आउटसाइड इंडिया में, ठीक। आप उसी तरह समझ लो, वोडाफोन और आइडिया, दो कंपनी, वोडाफोन फ्रॉम यूएसए, आइडिया फ्रॉम इंडिया, और इन दोनों कंपनीज ने कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ पे किया है, यूएसए में कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में आइडिया जो है वो एग्रीड हो गई है और आइडिया जो है वोडाफोन के ऊपर सूट फाइल करना चाह रही है। मान लो सूट की जो लोकल स्टैंडी है, प्लेस ऑफ सुइंग्स जो है वो इंडिया में बन रहा है, नो प्रॉब्लम्स देयर। अब चाहते हैं कि भाई आइडिया चाहते हैं इंडिया में सूट फाइल करे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेशन। एक एक्ट के अकॉर्डिंगली देखें, इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंगली देखें तो सूट लिमिटेशन बार्ड नहीं है, फॉरेन के एक्ट के अकॉर्डिंगली देखें तो सूट लिमिटेशन बार्ड है। तो सेक्शन 11 हमारे इसी समस्या को सॉल्व करेगा कि किस देश का लिमिटेशन एक्ट लगेगा, इसी समस्या को सॉल्व करेगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक बड़ा ही जनरलाइज सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बड़े सोच समझ कर उसका आंसर दीजिए। क्या वोडाफोन और आइडिया खुद मिलकर डिसाइड कर सकती है कि अगर हमारे बीच कोई डिस्प्यूट होता है, हम कोर्ट में जाएंगे, हम आर्बिट्रेशन में नहीं जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में जब हम जाएंगे ना तो लिमिटेशन एक्ट कहाँ का लगेगा हमारे ऊपर, इंडिया का लगेगा या यूएसए का लगेगा। हम आपस में बैठ के एग्रीमेंट में लिख लेते हैं। कैन वोडाफोन एंड आइडिया डू सच थिंग? क्या कंपनीज, क्या दोनों पार्टीज जो फॉरेन की है, या तो दोनों फॉरेन की है या एक पार्टी फॉरेन की है एक पार्टी इंडिया की है, आपस में बैठ करके ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि उनके ऊपर कौन से देश का लिमिटेशन एक्ट लगेगा?
I need to answer, can they do or not such kind of contract? Can they do such kind of contract or not? This one. क्या हम ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज डाल सकते हैं कि हमारे ऊपर लिमिटेशन एक्ट कौन से देश का लगेगा? That is such a thing which you have to explain there. You have to just point out yes or no. क्या हम अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कौन से देश का लिमिटेशन एक्ट लगेगा? दिस वन. जबकि कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड इंडिया एंटर हुई है, आउटसाइड इंडिया एंटर हुई है, मान लो लिख भी दिया गया कि हम यूएसए का लिमिटेशन एक्ट मानेंगे, दोनों पार्टी एग्रीड है, क्या यूएसए का लिमिटेशन एक्ट ही इनफोर्स होगा? दैट्स, आई एम वेटिंग फॉर आंसर, विच एक्ट वुड बी एप्लीकेबल, दैट्स ऑफ द यूएसए और. तो इसका मैं बड़ा एक सिंपल सा जवाब दे देता हूं, बड़ा सिंपल सा जवाब. कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो पार्टी मिलकर डिसाइड करे कि हम कौन से कानून को मानेंगे या हम कौन से कानून को नहीं मानेंगे. मतलब अगर किसी कानून को मानने का या ना मानिए, तो मैं एक जनरल सा क्वेश्चन पूछा, एक जनरलाइज सा बात आपको, जहां भी ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिख रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा, कौन सा एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर हमारे बीच डिस्प्यूट हो गई तो तुम कंज्यूमर कोर्ट मत जाना, सिविल कोर्ट में जाना, अगर इस तरह का कोई अंडरस्टैंडिंग है किसी एक्ट को कंप्लाई करने का या किसी एक्ट को नहीं कंप्लाई करने का, तो ये सारे के सारे जो क्लॉज होता है ना, ये सब के सब वाइड होता है, ये वैलिड नहीं होता है. सही है? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं, नो. यू कैन नॉट डिसाइड ऑफ योर ओन. इट इज लॉ हु विल डिसाइड which law shall be applicable, which act shall be applicable on your contract. In the same way, the limitation act, something saying like that. So let us see what is said by the limitation act. What is said by the limitation act? Let me point out the matter. See, तो अब इसका आंसर कोई अंदाज में नहीं देंगे हम. जहां कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा क्लॉज है जहां पार्टी अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली लॉ में कुछ फेरबदल करना चाहती है, प्रोविजंस में कुछ फेरबदल करना चाहती है, देन दे कांट डू दैट. अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता हूं, ये मालिक है, ये मजदूर है, मजदूर को कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, मालिक ने बोला हम तो तुमको नौकरी देंगे लेकिन 50 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंगली देंगे, 50 रुपये पर दिन के अकॉर्डिंगली देंगे. मजदूर भी तैयार हो गया, पूरा महीने काम किया और 50 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंगली 1500 रुपये दे रहा है, क्योंकि आपस में एग्रीमेंट करके ही ये डिस्कस हुआ था, तय हुआ था. मजदूर ने भी साइन किया था, मालिक ने भी साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट को. अब लास्ट में मजदूर पलट गया, नहीं साहब 1500 नहीं, जाता दो. क्या कॉन्ट्रैक्ट का वो टर्म जिसमें ये वेजेस डिसाइड हुआ, क्या वो वैलिड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लॉ कहता है मिनिमम वेजेस देना पड़ेगा. आप किसी के आपस में कंसेंट लेकर के लॉ के प्रोविजन को आप नहीं बदल सकते हैं. दो लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके लॉ का प्रोविजन नहीं बदल सकते हैं कभी पॉसिबल. एक एक्ट कहता है कि भाई प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको अपने इंप्लॉयज को मिनिमम बोनस 8.33% देना पड़ेगा. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आपस में डील करते हैं कि नहीं साहब बोनस नहीं देंगे, हम तुमको प्रॉफिट में शेयरिंग देंगे. मजदूर भी खुश है कि हाँ भाई प्रॉफिट में शेयरिंग दे रहा है, मेरा मालिक तो कितना बढ़िया है, और प्रॉफिट में शेयरिंग 20% 30% ऐसे दे रहा है, खूब सारा पैसा मिल रहा है लेबर्स को. क्या फिर भी वो बोनस के लिए क्लेम कर सकता है? अब चूंकि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ने जो है राइट दिया है उसको. तो कभी भी जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन उसको डिफीट नहीं कर सकता. जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके उसको कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम बदल नहीं सकते हैं. सही है? तो जहां कहीं भी ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाएगा ना, आप लॉ पे रखना कि दो पर्सन अपनी अंडरस्टैंडिंग से लॉ के प्रोविजंस को नहीं बदल सकते हैं. सही है? चलिए, ऐसे होने लगे तो सब अपने अकॉर्डिंगली अपने अंडरस्टैंडिंग से लॉ लिखना शुरू कर दें.
क्या कहता है सेक्शन 11? अब हम इस मुद्दे को पढ़ाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया बात कहता है और काफ़ी समस्याओं को सॉल्व करता है। अक्सर देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट होती है, पार्टीज फॉरेन की होती है, फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उसको इन्फोर्स करने के लिए इंडिया में आते हैं, इंडिया में डिस्प्यूट होता है, उसको इन्फोर्स करने के लिए पहुंच जाते हैं इंडिया में। नाउ द क्वेश्चन कम्स, क्या कहता है ये प्रोविजन, जरा इसको सुनिए। सुनिए क्या कहते हैं। कहता है सूट इंस्टीट्यूटेड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड। तो ये एक्ट कहां पे एक्सटेंड हो रहा है? कंप्लीट फुल इंडिया, सारे देश में एप्लीकेबल हो रहा है। सूट कहां पे फाइल हो रही है? इंडिया में फाइल हो रही है, यहां तक ये कहा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और इन द फॉरेन कंट्री। जम्मू एंड कश्मीर इन द फॉरेन कंट्री। अब जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर पहले ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रही थी, तो जम्मू कश्मीर लिखा हुआ आ रहा है। हालांकि अब ये हम हटा के पढ़ेंगे, हम यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को साथ लेकर के नहीं पढ़ेंगे। हम अब सीधे यहाँ से बोलेंगे स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड फॉरेन कंट्री की जगह हम पूरा फॉरेन कंट्री ही बुलाएंगे, ठीक है ना। हम जम्मू एंड कश्मीर नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ फॉरेन कंट्री बोलेंगे। अब इस तरह से इसको पढ़ेंगे, बार बार जम्मू कश्मीर बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब एक बात बताइए, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे इंटर हुई है? कॉन्ट्रैक्ट जो इंटर हुई है ये फॉरेन कंट्री, मैं शॉर्ट में लिखता हूं FC, फॉरेन कंट्री में कॉन्ट्रैक्ट इंटर हुई है। सूट की फाइलिंग कहां हो रही है? तो कहता है सूट की फाइलिंग हो रही है इंडिया में। इंडिया में सूट की फाइलिंग हो रही है, ठीक है ना। इंडिया में सूट की फाइलिंग हो रही है। अब कह रहे हैं shall be subject to the rules of limitation contained in this act. In this act means that which law will be applicable? This limitation act will be applicable. This limitation act, ये वाला limitation act लगेगा, कोई दूसरा limitation act यहां पे काम नहीं करेगा, वहां का limitation act नहीं लगेगा। ये बात यहां पे सिंपल सी बात बताइए। अगर मैं इसको बिल्कुल और ब्रीफिंग में बताऊं, बड़े आराम से मैं कहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट हमारी कहां हुई है? फॉरेन कंट्री में हुई है। सूट की फाइलिंग कहां हो रही है? वो इंडिया में हो रही है, इंडिया में हो रही है। तो लिमिटेशन पीरियड कौन से एक्ट से डिसाइड होगी? तो लिमिटेशन एक्ट 1963 से डिसाइड होगी। दिस इज सच ए थिंग सेड बाय सबसेक्शन 1। दिस वन सेड बाय सबसेक्शन 1 1963 के एक्ट से डिसाइड होगी। दैट इज सच ए थिंग विच इज सेड बाय सबसेक्शन 1। सही है, दैट वच। चलिए यहां तक क्लियर है, सबसेक्शन 1 क्लियर है। शुड वी गो ऑन टू सबसेक्शन 2? बड़े आराम से कह रहे हैं, सूट इंस्टीट्यूटेड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और इन द फॉरेन कंट्री, और इन द फॉरेन कंट्री shall be subject to the rules of limitations contained in this act, that was। और सीधी सी बात की जाती है, सूट इंस्टीट्यूटेड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड। तो कहां पे सूट फाइल हो रही है? तो जहां पे ये एक्ट एक्सटेंड हो रही है। ये एक्ट कहां पे एक्सटेंड हो रही है? तो इंडिया में एक्सटेंड हो रही है। किस कॉन्ट्रैक्ट के लिए? तो वो कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट कहां पे इंटर्ड हुई है, वो कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड हुई है फॉरेन कंट्री में इंटर्ड हुई है। तो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट shall be subject to the rules of limitation contained in this act. That was the matter called here. मैं एक क्वेश्चन देता हूं यहीं से, आप थोड़ा सा क्वेश्चन एक बना के बताइए जरा मेरे को। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे। क्वेश्चन नंबर 1, मैं थोड़ा सा लास्ट जगह पे जाता हूं, थोड़ा बढ़िया सा लिखने का जगह होगा। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट को लेता हूं, सही है, केस ए, आप ऐसे ही लिखिएगा, x प्लस वाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुई? तो फॉरेन कंट्री में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब लिमिटेशन पीरियड जो है एज पर लिमिटेशन एक्ट 1963 and limitation period as per
जो फॉरेन कंट्री के लॉ हैं उसके अकॉर्डिंगली आप देखिएगा, यहाँ पे 3 इयर्स है और यहाँ पे जो है ना वहाँ पे 6 इयर्स है, वहाँ पे 6 इयर्स है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट करके तो यहाँ पहुँच गए। अब कौन सा कितना लिमिटेशन मिलेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुई है ना, तो कितना लिमिटेशन अलाउड होगा? तो लिमिटेशन पीरियड अलाउड, सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया, X and Y आर इंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट इन USA और अपने वर्क को इंडिया में एक्सिक्यूट कर रहे हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट हो गई, वो इंडियन कोर्ट में इसके लिए सूट फाइल कर रहे हैं। एज पर द लॉ ऑफ लैंड, एज पर द लिमिटेशन एक्ट 1963, for such kind of contract 3 years limitation has been granted, but in the foreign country 6 years limitation has been granted. Now you have to decide how much limitation period shall be given to this contract. कितना limitation period मिलेगा? यहाँ पे मैं 3 years लिखूँ या 6 years लिखूँ? You have to give me the choice. ऑप्शन आपके सामने है, 3 years, 6 years, depends upon the choice of the party. या फिर हम एवरेज निकाल लें, 3 + 6 9 4.5 ईयर्स, एवरेज निकाल लें। क्या चॉइस होगा आपका? 3 ईयर्स, 6 ईयर, एवरेज निकाल लिया 4.5। 3 ईयर और 6 ईयर डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द पार्टी। व्हाट शैल बी द ऑप्शन? 3 ईयर्स, 3 ईयर्स आंसर आप दे रहे हैं। गुड, 3 ईयर्स इज द राइट आंसर। मैं भी यहाँ पे 3 ईयर्स ही लिखता हूँ। 3 years is the right answer because it is said by subsection 1 of section 11. मैं इसी में एक बात और ऐड कर देता हूँ, B, X + Y सूट फाइल कर रहे हैं और लिमिटेशन जो है 6 ईयर का है और फॉरेन के लॉ के अकॉर्डिंगली 3 इयर्स की लिमिटेशन है। फॉरेन के लॉ के अकॉर्डिंगली लिमिटेशन पीरियड कितने का है? 3 इयर्स का है। सही है, चलिए। एज पर द लिमिटेशन एक्ट 6 इयर्स एंड लिमिटेशन पीरियड एज पर द फॉरेन कंट्री, जो हमारा वहाँ हो रहा है, वहाँ जो हमारा चल रहा है वो दैट वाज 3 इयर्स का चल रहा है। अब बताइए कि कितनी लिमिटेशन यहाँ पे अलाउड होगी, यहाँ पे कितना लिमिटेशन अलाउड होगा? अब ये बताइए। सेकंड केस बी, यहाँ पे कितना लिमिटेशन पीरियड अलाउड होगा? बी में बताइएगा कितनी समय का लिमिटेशन पीरियड अलाउ होगा। 6 ईयर इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंगली है और फॉरेन के एक्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो 3 इयर्स का है। दैट वाज 6 इयर्स आप कह रहे हैं, आप 6 ईयर कह रहे हैं, राइट? अच्छा, आपने 6 ईयर कहा। क्या पार्टी ये डिफेंस नहीं ले सकती है कि साहब हमने जहां कॉन्ट्रैक्ट किया था वहां के कानून के अकॉर्डिंग लिमिटेशन 3 इयर्स का ही है, तो इसको 6 ईयर का लिमिटेशन नहीं मिलना चाहिए, इसको 3 इयर्स का लिमिटेशन मिलना चाहिए। अदरवाइज हम जाते हैं फॉरेन के कोर्ट में, वहां पर क्या ये डिफेंस नहीं लिया जा सकता? 6 ईयर आपका आंसर सही जा रहा है, लेकिन एक बार सबसेक्शन 2 को भी नजर देख ले। सबसेक्शन 2 क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जरा इसको भी देख लीजिए ध्यान से। सबसेक्शन 2 क्या कह रहे हैं? चलिए यहीं पे हम सबसेक्शन 2 को पढ़ाते हैं। नो रूल ऑफ लिमिटेशन इन फोर्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और फॉरेन कंट्री shall be a defense to a suit instituted in the said territories on a contract entered in the state in the or in the foreign country। पहले यहीं तक समझ लीजिए, सबसे पहले आप यहीं तक इस बात को समझ लीजिए। नो रूल ऑफ लिमिटेशन इन फोर्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और इन द फॉरेन कंट्री। अब आप बताइए वहाँ पे डिफेंस लेने के लिए पार्टी क्या बोलेगी कि साहब हमारा तो देश में वहाँ तो 6 साल की लिमिटेशन है, यहाँ तो 3 इयर्स है, हमने जहाँ कॉन्ट्रैक्ट किया था वहाँ का तो 6 साल का लिमिटेशन है, तो हम 6 साल का लिमिटेशन का डिफेंस लेते हैं, 3 इयर्स नहीं 6 साल का लिमिटेशन का डिफेंस लेते हैं।
लेकिन सबसेक्शन 2 कहता है नो रूल ऑफ लिमिटेशन इन फोर्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉरेन कंट्रीज शैल बी डिफेंस टू द सूट इंस्टीट्यूटेड इन द स्टेट टेरिटरीज ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू दैट स्टेट और इन द फॉरेन कंट्री। यू कांट टेक द डिफेंस, मतलब ये वाला डिफेंस आप नहीं ले सकते हैं। आप फॉरेन कंट्री में जो रूल्स हैं, नो रूल ऑफ लिमिटेशन इन द फोर्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब वहाँ जो लिमिटेशन है फॉरेन कंट्री में जो 3 इयर्स का लिमिटेशन है, आप वो डिफेंस यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। दैट इज सच ए थिंग विच इज सेड बाय हियर, ये यहाँ पे बताया गया कि हाँ भाई वो चीज़, वो डिफेंस आप यहाँ पे बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, दैट मच। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। चलिए मैं पहले इसको थोड़ा और लिख देता हूँ बढ़िया से, फिर मैं इसके ऊपर आता हूँ, एक्सेप्शंस के ऊपर आता हूँ, और आप उसके अकॉर्डिंग इसको नोटिंग भी कर लीजिए। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड फॉरेन कंट्री में इंटर्ड हुई है, और सूट जो है इंस्टीट्यूटेड है, दैट वाज इंडिया में। ये दोनों मैटर यहाँ हो गया, सूट इंस्टीट्यूटेड इंडिया में, कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड फॉरेन कंट्री में हुई है, और सूट जो है इंस्टीट्यूट हो रही है वो इंडिया में हो रही है, ठीक है। अब यहाँ एक सिचुएशन को आप थोड़ा समझिए ध्यान से। अब यहाँ कह रहे हैं दैट वाज फॉरेन कंट्री इन इंडिया। सबसेक्शन 1 का कहना है एप्लीकेबल लॉ ऑफ लिमिटेशन, यहाँ पर लॉ ऑफ लिमिटेशन दैट इज लिमिटेशन एक्ट 1963, और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे सिंपली इतना कहा कि नो डिफेंस शैल बी टेकन that was shall be taken of the law in force in that was foreign country, that was in the foreign country, that was law in force in the foreign country, ठीक है। अब इतना समझाने के बाद मैं आपसे फिर पूछता हूँ, सही है, मैं आपसे फिर पूछता हूँ कि मैं यहाँ 3 इयर्स लिखूँ या 6 ईयर लिखूँ, मैं यहाँ पे 3 इयर्स लिखूँ या 6 ईयर लिखूँ, आप मुझे एक बार फिर से रिप्लाई कीजिए। 3 इयर्स लिखूँ फिर से, तो सबसे पहले सबसेक्शन 2 में कहा कि भाई आप वो डिफेंस नहीं ले सकते हैं कि भाई वहाँ का लिमिटेशन तो 3 इयर्स का ही है। ये डिफेंस आपको, मतलब ये एक्ट, ये प्रोविजन दोनों तरफ से है। सबसे पहले कहा कि भाई लॉ लगेगा तो इंडिया का लगेगा, जो लिमिटेशन एक्ट इंडिया में है इन्फोर्स्ड, वहाँ जो लिमिटेशन है वो लगेगी। दैट वाज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या करता है, पार्टी कहता है डिफेंस वहाँ का लेता है कि भाई वहाँ तो 3 साल का ही लिमिटेशन है ना, और यहाँ 6 साल का है, हम जहाँ कॉन्ट्रैक्ट किए थे वहाँ की बात कीजिए। तो सबसेक्शन 2 कहते हैं कि हम वहाँ की बात नहीं करेंगे, आपको हम वहाँ का डिफेंस आपको नहीं मिलेगा, आपको यहीं की बात माननी पड़ेगी। तो चूँकि यहाँ पे भी ऐसा कुछ है, तो लिमिटेशन पीरियड जो होगी यहाँ पे 6 इयर्स ही होगी, तो यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड जो हमारा हो जाएगा वो 6 इयर्स का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, आप एक्सेप्शंस को भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक्सेप्शंस क्या कहते हैं, एक्सेप्शन क्या कहते हैं। पहला एक्सेप्शन मैं पहले रीड करके बताता हूँ बेरेक से, फिर मैं इस एग्जाम्पल के ऊपर फिर से लेके आता हूँ आपको। बेरेक में क्या बात है, पहले इस मुद्दे पे आ जाइए। चलिए यहाँ पे देखिए क्या एग्जाम्पल है इसका, एक्सेप्शन। अनलेस मतलब ये नॉन एप्लीकेबिलिटी है। सबसे पहली बात, द रूल हैज एक्सटिंग्विश्ड द कॉन्ट्रैक्ट, रूल हैज एक्सटिंग्विश्ड द कॉन्ट्रैक्ट। ये रूल किसको कहा है, कौन से रूल को लिए कहा है, ये जो ये रूल है, नो रूल, इसी रूल की बात कर रहे हैं। कहाँ का रूल, जो इन्फोर्स्ड है, कहाँ पे इन्फोर्स्ड है, फॉरेन कंट्री में इन्फोर्स्ड है।
तो अगर वो रूल ही ना कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटिंग्विश कर रहा है, वो कहता है कि भाई दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड फॉर 3 years, मतलब वहां पे उस लिमिटेशन एक्ट में वहीं पे ये बातें मेंशन है कि हाँ भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल के बाद उसकी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, उसका कोई सिस्टम नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मतलब वो चीज़ ही खत्म हो जाता है 3 साल के बाद। तो वैसे सर्कमस्टांस में जो है फिर 6 year अगर इंडिया में है लिमिटेशन तो फिर वो नहीं मिलेगा, 3 years की ही लिमिटेशन मिलेगी, लिमिटेशन 3 years की मिलेगी। सही है, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या कहता है, पार्टीज वेर डोमिसाइल्ड इन दैट स्टेट और इन द फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड प्रिस्क्राइब बाय सच रूल। ये कैसी पार्टी है, ये एक्स और वाई जो दोनों है ना, ये 3 साल ना पूरा का पूरा वहीं रह गए थे। जो कॉन्ट्रैक्ट, जो पूरी लिमिटेशन पीरियड जो है ना, ये वहां पे थे। अब जब सूट फाइल करने की बारी आई है तो देख रहे हैं कि लिमिटेशन पीरियड तो खत्म हो गया। चौथे साल में जब सूट फाइल करने की बारी आई है तो देखते हैं कि लिमिटेशन पीरियड तो खत्म हो गया, अब चलते हैं इंडिया में फाइल कर देंगे। अब क्या बात हुई भला, जब पूरी लिमिटेशन पीरियड चल रही थी वहां की, आप वहां होते हुए भी सूट की नहीं फाइलिंग किए। अब जब लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गई है और देखा इंडिया में बचा हुआ है तो उठ के इंडिया में आ गए हैं सूट फाइल करने के लिए, तो इसको क्या किया, एक्सेप्शंस में डाल दिया। ये भी चीज़ें एक्सेप्शन में डाल दी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ए और बी, ए और बी। मैं यहाँ पे थोड़ा लिखवा भी देता हूँ आपको इस चीज़ को, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं इसी पॉइंट पे लाके लिखवा देता हूँ। दैट मच, इट्स अनलेस rule has extinguished the contract, and B point is there, parties were domiciled, दोनों पार्टी वहीं थी, in that foreign country, in that foreign country। मतलब ये दोनों पार्टी इतनी बदमाश है, इतनी बदमाश है कि जब फॉरेन कंट्री में लिमिटेशन पीरियड चल रही थी और जब कॉज ऑफ एक्शन का राइज हुआ था, जब लिमिटेशन पीरियड शुरू हो गई थी, तो लिमिटेशन पीरियड शुरू से आखिरी तक ये लोग वहीं थे। तब इनको सूट फाइल करने की नहीं सोची। जब लिमिटेशन पीरियड वहाँ ख़त्म हो गया है तब सोचते हैं ना कि चलो इंडिया में तो बचा हुआ है, जाके वहाँ फाइल कर देते हैं। लेकिन एक्ट ने भी कहा कि नहीं साहब, तुम जब वहीं के डोमिसाइल थे, वहाँ रह रहे थे ना, तब तुमने वहाँ उस वक्त क्यों नहीं सूट फाइल किया। अब तुमको 6 साल का लिमिटेशन देंगे, अब तुमको 3 साल का ही लिमिटेशन देंगे, दिस वन। तो ये था यहाँ पर ये मैटर। चलिए आगे बढ़े। वापिस आ गए आप लोग। फर्स्ट पॉइंट इज नॉट क्लियर, आई एम जस्ट रिपीटिंग द पॉइंट 1, दिस वन। चलिए मैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर फिर से आता हूँ। अब देखिए मैं इसकी फिर छोटी सी ब्रीफिंग फिर मैं ले लेता हूँ। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंगली लिमिटेशन पीरियड 3 years की थी,
इंडियन लॉ के अकॉर्डिंगली लिमिटेशन पीरियड 6 ईयर्स की थी और फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग लिमिटेशन पीरियड 3 ईयर्स की थी। तो हमें लिमिटेशन अलाउड कितना हुआ था, हमको लिमिटेशन 6 ईयर का अलाउड हुआ था। लेकिन फिर कहा दो ऐसे केसेस है जहां पे आपको 6 ईयर का नहीं मिलेगा, आपको 3 ईयर्स का ही मिलेगा। पहले केस में क्या बोला, पहले केस में बोला द रूल हैज एक्सटिंग्विश्ड द कॉन्ट्रैक्ट। रूल यहाँ किसको कह रहा है, यहाँ रूल का तात्पर्य किस चीज से है, तो सबसेक्शन 2 को पढ़ना शुरू कीजिए। नो रूल ऑफ लिमिटेशन इन्फोर्स इन द फॉरेन स्टेट और कैश में इन्फोर्स्ड इन द फॉरेन कंट्री, ये वहाँ के रूल्स हैं, मतलब फॉरेन कंट्री का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंगली है। अब मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में एक बात बताता हूँ। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो टाइम एसेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। टाइम एसेंस मतलब वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आप इतने समय के भीतर करके ख़त्म करो, फिनिश करो, और नहीं परफॉर्म हुआ तो अपनी जो कॉम्पनसेशन वगैरह होती है वो क्लेम करो, अदरवाइज वो फिर आगे बेकार हो जाते हैं, यूजलेस हो जाता है, उसमें कोई मैटर नहीं है। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट्स की इन्फोर्सिबिलिटी जो है एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है। ये वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटिंग्विश कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, मतलब 3 ईयर्स के बाद उसकी कोई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। इन्फोर्स्ड करते भी हैं तो भी उसकी कोई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, मतलब वो उतने ही पीरियड का था। अगर कोई उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी क्लेम की जाए तो उसके बाद क्लेम नहीं कर सकते, वो उतना ही पीरियड का मैटर था। दैट रूल हैज फिनिश्ड द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द मैटर कॉल्ड हियर। ये चीज़ हमारा मैटर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देता हूँ, आप ये एग्जाम्पल समझिए। सपोज दैट वाज ए ने बी को घर दिया रेंट पे, और सपोज कीजिए कि 5 ईयर्स के लिए रेंट एग्रीमेंट किया। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ए बी को घर देगा फॉर 5 ईयर्स। अब सपोज करो कि 3 साल रहा, 3 ईयर्स रहा, और नॉर्मली उसके बाद जो है उसको घर से निकाल दिया, आउट कर दिया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सिबिलिटी और कितने समय के लिए बच गई है, 2 साल के लिए बच गई है। मतलब 2 साल के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं, आफ्टर 2 ईयर्स वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में ख़त्म हो जाएगा। तो वैसे सर्कमस्टांसेस में आपको 6 ईयर का लिमिटेशन नहीं मिलेगा, आपको उतने ही समय का लिमिटेशन मिलेगा जो इंडिया में अलाउड है। दैट इज कॉल्ड दैट रूल हैज एक्सटिंग्विश्ड द कॉन्ट्रैक्ट। द रूल हैज एक्सटिंग्विश्ड द कॉन्ट्रैक्ट, रूल नहीं कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया। दूसरी बात, पार्टीज वेर डेमोसाइल्ड इन द स्टेट और इन द फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड प्रिस्क्राइब बाय सच रूल। उस जगह ये तो समझा ही दिया कि जब तक लिमिटेशन चली तब तक वो उसी देश में डेमोसाइल थे, उसी देश में रह रहे थे। तो इन दोनों सर्कमस्टांस में जो है पॉसिबल इंडियन लिमिटेशन एक्ट जो है, जो सिंपल जो लिमिटेशन फॉरेन की है, वहाँ के जो रूल्स के अकॉर्डिंग जो लिमिटेशन है वही लिमिटेशन आपको मिलेगी। यहाँ अगर एक्सटेंडेड पीरियड है तो उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इट वाज कॉल्ड सेक्शन नंबर दैट्स 11, सेक्शन नंबर 11। 3 बातों को सेक्शन 11 में कहा गया। सब सेक्शन 1 सिंपली कहा कि लिमिटेशन के लिए नॉर्मली होता है लेक्स फॉरी। लेक्स फॉरी का मतलब होता है लॉ ऑफ द लैंड, जो यहाँ का लॉ है वही लगेगा, दैट्स कॉल्ड। फिर सेकंड पॉइंट कहता है कि आप वहाँ के लॉ का डिफेंस नहीं ले सकते हैं, आप वहाँ के लॉ का डिफेंस नहीं ले सकते हैं। सेकंड में आपको इसमें रोक दिया, लेकिन 2 सिचुएशन में आप डिफेंस ले सकते हैं। नंबर 1, द रूल हैज एक्सटिंग्विश्ड द कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1, रूल के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट एक्सटिंग्विश हो गई है। नंबर 2, पार्टीज उसी स्टेट के डोमिसाइल्स थे और उस स्टेट में पूरी लिमिटेशन पीरियड रहे थे। तो इन बात को ध्यान रखिए। हाँ बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट आपका जो पीरियड है वो आपका एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। इस केस में, पर इस केस में जब आप एक्सटेंडेड लिमिटेशन का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, स्पेशली फॉर दिस पर्टिकुलर केस, जब आप एक्सटेंडेड लिमिटेशन का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, वैसे सर्कमस्टांसेस में आपके कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। दैट वाज, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स्ड हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है, वो सिस्टम ही खत्म हो चुका है, तो फिर आपको फिर इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा।
this one, the contract must be in existence there. चलिए अब एक सिचुएशन के ऊपर आइए। कई सर्कमस्टांसेस में, जैसे हम जब इस सेक्शन को शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हेडिंग कहता है सूट इंस्टीट्यूटेड इन द टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू, ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू मीन्स दैट इज दिस प्रोविजन एप्लीकेबल ओनली फॉर द कॉन्ट्रैक्ट? क्या सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के केस में ये प्रोविजंस एप्लीकेबल है या कोई अदर मैटर है तो भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगी सेक्शन 11? अब कोर्ट ने कहा, इसकी एक इंटरप्रिटेशन किया। दो तरह का इंटरप्रिटेशन पे आप जरा ध्यान रखिए। एक होता है लिटरल इंटरप्रिटेशन। लिटरल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंस को उसके ऑर्डिनरी, पॉपुलर, नेचुरल और ग्रामेटिकल मीनिंग के अकॉर्डिंगली पढ़िए। मतलब जो लिखा है हूँ बहु बिल्कुल वैसे पढ़िए। लेकिन अब कहते हैं कि भाई अगर आप ऐसे पढ़ते हैं और जो कंस्ट्रक्शंस होती है, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, अपने अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं। हम अपने अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि हम दोनों का मीनिंग अलग अलग आ रहा हो, लेकिन दोनों इंटरप्रिटेशन है। तीसरा पढ़ रहा है, उसका मीनिंग कुछ और आ रहा है, वो भी इंटरप्रिटेशन कहलाएगा। सभी इंटरप्रिटेशन कहलाएगा। लेकिन उसी इंटरप्रिटेशन में से एक फाइनल कंक्लूजन निकलता है, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शंस। इंटरप्रिटेशन में भी लॉट्स मेनी, बट कंस्ट्रक्शंस शैल ओनली बी वन। तो अब लिटरल इंटरप्रिटेशन कहता है कि वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंस जो है अपने ऑर्डिनरी, पॉपुलर, नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग के अकॉर्डिंगली पढ़िए। और अगर कंस्ट्रक्शंस जो है, मतलब जो फाइनल मीनिंग है, वो एब्सर्डिटी दे और कोई दूसरा मीनिंग सजेस्ट करे तो आपको कहते हैं रीजनेबल इंटरप्रिटेशन के ऊपर चले जाइए। मतलब फिर लिटरल इंटरप्रिटेशंस को मत ले जाइए, आप लिटरल इंटरप्रिटेशन को छोड़ करके आप रीजनेबल इंटरप्रिटेशंस के ऊपर जाइए। और रीजनेबल इंटरप्रिटेशन तीन बातों को जरूर कहता है मानो। नंबर 1, अगर नैरोअर इंटरप्रिटेशन अगर लॉ का कंप्लीट मीनिंग ना दे तो ब्रॉडर इंटरप्रिटेशंस पे जाओ, ताकि रेमेडी एडवांस्ड हो और मिसचीफ जो है वो सप्रेस्ड हो। पहली बात, मतलब कि आप ब्रॉडर इंटरप्रिटेशंस के ऊपर जाइए। लॉ को लेटर्स के अकॉर्डिंगली मत समझिए, बल्कि स्पिरिट के अकॉर्डिंगली समझिए कि क्यों लॉ बनाया गया, और अपनी कॉमन सेंस को अप्लाई कीजिए। तो कोर्ट कई बार रीजनेबल इंटरप्रिटेशन के ऊपर चली जाती है, और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यहां भी रीजनेबल इंटरप्रिटेशन पे गई कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग को लेकर के। और कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग ये सिंपल वही नहीं है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है, जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट होती है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग व्हाटसोएवर, इट्स बियॉन्ड द कॉन्ट्रैक्ट वॉट एवर रिटन इन टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इट मे बी ऑन एनी ऑफ द मैटर, इवन ऑन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस, सेक्शन 52 of the Transfer of Properties Act. The court has applied this section 11 of the Limitation Act. कोर्ट ने यहां भी लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजन को अप्लाई किया था। यहां भी कोर्ट ने लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस को अप्लाई किया था। अब देखिए जरा, what interpretation would be adopted which supports the intention of the legislatures। वो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बदल जाता है। अपने अकॉर्डिंगली हम कोर्ट में बताते हैं कि हम इसकी इंटरप्रिटेशन इस लॉ के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। हम वहाँ बोलते हैं कि यहाँ पे लिटरल इंटरप्रिटेशंस वर्क नहीं करेगा, आप रीजनेबल इंटरप्रिटेशन कीजिए। जैसे अब आपने पिछली क्लास में मेरे को व्हाट्सएप में भेजा कि भाई कोर्ट ने जो लॉकडाउन पीरियड है, जो कोविड-19 पीरियड के सिचुएशन के लिए लिमिटेशन एक्सटेंड किया। अब वहाँ क्या लगाया था, प्लेनरी पावर के मीनिंग को एक्सप्लेन किया कोर्ट ने, और लिटरल इंटरप्रिटेशन पे ना जा करके रीजनेबल इंटरप्रिटेशंस के ऊपर गई कि वहाँ इनको एक्सटेंशन करने का पावर है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम जो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है उसको लगाते हैं। कहीं हेडेंस रूल लगाने की जरूरत पड़ती है, कहीं और किस
चीज़ के अकॉर्डिंगली कौन सा रूल कहाँ फिट बैठता है उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है। जैसे जैसे जरूरत आएगी मैं आपको बताता चलूँगा। आप सिंपल यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग को एक्सटेंडेड लिया और सिंपली कहा कि सेक्शन 11 इज नॉट एप्लीकेबल ओनली टू द कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज एप्लीकेबल टू एनी अदर काइंड ऑफ थिंग्स। जहाँ भी ऐसी बातें आ रही हैं, जो भी डिस्प्यूट आ रहा है, कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 11 हम लगा सकते हैं। दैट वाज, तो इट अप्लाइज टू द एग्जीक्यूशन पिटीशंस एज वेल। कोर्ट ने एग्जीक्यूशन पिटीशंस के ऊपर भी लगाया। दैट वाज। अब जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट पेंडेंस की डॉक्ट्रिन में क्या होती है, लिस्ट पेंडेंस की डॉक्ट्रिन में क्या होती है, हल्का सा समझ दो। लिस्ट पेंडेंस की डॉक्ट्रिन में क्या होती है, सपोज डैट ए है और बी है ना, ए प्लस बी के बीच इस प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को, इस किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर के ए एंड बी के बीच डिस्प्यूट है। हल्का सा समझाता हूँ लिस्ट पेंडेंस क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी काम आएगा। अब क्या होता है, इस कोर्ट में केस चल रहा है दोनों के बीच और मीनवाइल ए ने ये प्रॉपर्टी बेच दी, सी को बेच दिया। ए ने ये प्रॉपर्टी सी को बेच दिया। अब कोर्ट का फैसला आया। अब कोर्ट का फैसला अगर बी के फेवर में आता है तो सेक्शन 52 कहता है कि सी को ये प्रॉपर्टी बी को देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी सी को मिल चुकी है, ए ने दे रखा है, सेल आउट कर दिया है। लेकिन अगर कोर्ट का फैसला ए के फेवर में आता है तो प्रॉपर्टी सी की है, ए ने ऑलरेडी इसको सेल कर रखा है। That is the thing which is called doctrine of lis pendens. That much. तो अब कहते हैं lis pendens में जो इंजर्ड पार्टी है, जो भी पार्टी एग्रीव्ड हुई है, जो इंजर्ड पार्टी है वो टाइम के अकॉर्डिंगली आए। यही है राजेंद्र सिंह वर्सेस संत सिंह का केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंजर्ड पार्टी मस्ट अप्रोच द कोर्ट विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, अदरवाइज सेक्शन 52 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विल बी ऑफ नो हेल्प एंड Section 52 of the Act is not meant to serve indirectly as a provisions or substitutes for the provisions of Limitation Act to exclude the time. That was सही ना। तो during the pendency of the suit, the property is sold out, and whatever the agreed party, he must come on to the time. और अगर उसमें कोई फॉरेन की पार्टी है तो उसके अकॉर्डिंगली देखे सेक्शन 11 के अकॉर्डिंगली उसकी भी लिमिटेशन डिटरमाइंड होगी अगर कोई पार्टी फॉरेन की है तो ऑल्दो देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट इवन दो द कोर्ट हैज इन्फोर्स्ड सेक्शन 11 हियर, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू से। सही है। इसमें एक छोटी सी बात थी कि अगर कोर्ट ने अगर कानून में डिफरेंट पीरियड्स है अपील का और एप्लीकेशन का, तो आप उसका प्रिविलेज ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 11 आपका यहाँ पे वही इंटरप्रिटेशन है जिसका मैंने आपको ब्रेकअप दे दिया सेक्शन 11 का। अच्छा, एक चीज़ आप और सीख लीजिए, दो वर्ड्स आपको ध्यान रख लीजिए, लेक्स लोकी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लेक्स फॉरी। लेक्स फॉरी का मतलब होता है लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड, दैट मच। और ये कहता है इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स हैं उसकी इंटरप्रिटेशन जो होगी वो वहीं के कानून के अकॉर्डिंगली होगी जहां कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया गया है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट यूएसए में इंटर किया गया है तो इंटरप्रिटेशन जब हम करेंगे, उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो वहीं के लॉ के अकॉर्डिंगली करेंगे, दैट इज कॉल्ड लेक्स लॉ की कॉन्ट्रैक्ट्स। और लेक्स फॉरी का मतलब होता है कि जब हम लिमिटेशन एक्ट लगाएंगे तो यहाँ जो लिमिटेशन एक्ट प्रिवेल कर रही है हम उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। मतलब उसको पढ़ने के लिए आपको वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, लेकिन उसको इन्फोर्स करने के लिए, लिमिटेशन इन्फोर्स करने के लिए आपको यहाँ के लॉ के ऊपर आना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड लेक्स लॉ की कॉन्ट्रैक्ट एंड लेक्स फॉरी कॉन्ट्रैक्ट। दैट वाज, इसको लिख भी दिया मैंने, आई हैव प्रॉपरली रिटन दैट पॉइंट। चलिए, तो ये सब बातें आपको बता दी मैंने। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, समझिएगा। सूट और एन अपील और एप्लीकेशन इज फाइल्ड बियॉन्ड द टाइम प्रिस्क्राइब्ड देयरफॉर
इट शैल बी डिसमिस्ड ऑल्दो द लिमिटेशन इज नॉट सेटअप एज डिफेंस। आपको ये डिस्कस करना है। आपको याद आ रहा होगा कौन से सेक्शन से, ये सेक्शन नंबर 3 से है, सेक्शन नंबर 3 से है, सही है। ये भी सेक्शन 3 से आपको बहुत इंपॉर्टेंटली इन सारी बातों को बताया। दैट कुछ इसमें आप सेक्शन 3 को रेफर कर सकते हैं, सेक्शन 9 को भी रेफर करना है आपको इसमें, दोनों। व्हाट इज जनरल बार प्लेस्ड बाय सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन, आपको पूरा सेक्शन 3 प्रॉपरली एक्सप्लेन करनी है ना। और जब भी मैंने बोला था कि कमेंट, जहां लिखा रहता है कमेंट, तो कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव बातें भी होंगी, कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें भी होंगी। मतलब जब कहते हैं हम कमेंट करो, तो इसका मतलब सूट अपील एप्लीकेशंस लिमिटेशन पीरियड के भीतर फाइल करनी है। लेकिन फिर कहता था सूट की फाइलिंग डेट कौन सी होगी, तो जब हम कोर्ट में फाइलिंग काउंटर पे देते हैं वो होगी। लेकिन कहाँ कहाँ इसका एग्जामिशन था, आपको ये बताना पड़ेगा कुछ नेगेटिव पॉइंट। मतलब कमेंट में जब तक आप नेगेटिव पॉइंट नहीं बताएंगे ना कि उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, तब तक मार्क्स आपको जनरेट करना बड़ा मुश्किल है। तो आपको उसके नेगेटिव पॉइंट जरूर याद रखने पड़ेंगे। दिस वन, it is mandatory for duty upon the court to dismiss the time barred suits as imposed by section 3 of the limitation act. डिस्कस। अब देखिए आंसर लिखना सीखिए। मैंने पहले बोला जब भी डिस्कस बोले या कमेंट बोले तो क्या होता है ना, वही बातें लिखते हैं जो होता है, ऐसा होता है। It is mandatory duty upon the court to dismiss the time barred suits as imposed by section 3. सही है ना? That was. अब मुझे एक बात बताओ सोच करके आप, मैंने आंसर चेक नहीं किया भाई, बहुत देर से मोबाइल देख नहीं पाया था मैं। क्या इसका नेगेटिव पॉइंट आपको याद है? इसमें अगर नेगेटिव पॉइंट लिखने को कहा जाए कि भाई ये तो मैंडेटरी ड्यूटी है ही कोर्ट की कि भाई टाइम के बाद आए तो सूट कोर्ट डिसमिस कर देगी, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शंस भी तो होगा। डू रिमेंबर द एक्सेप्शन ऑफ दैट? इसका एक्सेप्शन क्या है? बट इन द फॉलोइंग सिचुएशन द कोर्ट विल नॉट डिसमिस द सूट, द कोर्ट हैज टू ऑफ कोर्स प्रोसीड विद दैट सूट देयर। वो कौन सा सिचुएशन लिखोगे आप इसमें? तो बड़े आराम से आप इसके एक्सेप्शंस बताओगे। भाई साहब सेक्शन 5 कहता है कि भाई सफिशिएंट कॉज है तो वो सूट डिसमिस नहीं होगी। सेक्शन 5 कहता है कि भाई हमने बाद में भी लगाई है और अगर सफिशिएंट कॉज है तो फिर वो डिसमिस नहीं होगी। सेक्शन 6 कहता है कि बाद में भी लगाई है लेकिन शुरुआत से लीगल डिजेबिलिटी है तो डिसमिस नहीं होगी, फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिलेगा, कहता है ना। तो ये सब बातें तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ सब ये सब चीजें जो है उसका एक एक्सेप्शन है जो इस तरह से मूव करता है। दैट मच। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 8 ऑन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 एंड 7? सेक्शन 6 एंड 7 क्या इफेक्ट है? सेक्शन 6 एंड 7 फैलने की कोशिश करता है कि भाई तुम पूरी लिमिटेशन पीरियड तो डिजेबल थे, अब तुम्हारी डिजेबिलिटी खत्म हुई है तो लो जितना लिमिटेशन एक्ट में लिखा हुआ है इतना लिमिटेशन पीरियड तुम्हें दिया है हम सारा दे देते हैं। तो सेक्शन 8 कहता है बिल्कुल नहीं, इतना नहीं देना है, 3 साल से ज्यादा नहीं देना है, इतना ही दो, 3 साल से ज्यादा तुम्हें नहीं देना है। दिस वन, ये चीज कहने की कोशिश करता है यहाँ पे, राइट ना। और सेक्शन 8 और क्या कहता था कि भाई सेक्शन 6 एंड 7 तो प्रीएम्पशन राइट के ऊपर भी दे देता है, लेकिन सेक्शन 8 बोलता है नहीं साहब प्रीएम्पशन राइट के ऊपर हम नहीं देंगे। इतनी बात लिख दोगे ना पेपर में, कॉपी चेक करने वाला भी कहेगा ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इसको पूरे मार्क्स दो, 5 आउट ऑफ 5 दिस वन। बट आपको वो अप्रोच लाना पड़ेगा। आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, जहां कहीं भी एक लाइन लिख के कह दिया है डिस्कस या कमेंट, आपको डिस्कस या कमेंट लिख दिया है तो जज बनने की कोशिश मत कीजिए। आप प्लेंटिफ के वकील भी बनिए और डिफेंडेंट के वकील भी बनिए। मतलब कि पॉजिटिव पॉइंट्स जो है उसको एक्सप्लेन कीजिए और उसका जरूर नेगेटिव पॉइंट होगा
आपको याद नहीं आ रहा है तो शायद आपने स्टडी नहीं किया है, कुछ ना कुछ मिस कर रहा है आपके, उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट जरूर होगा, आपको वो नेगेटिव पॉइंट लिखना ही पड़ेगा। दिस वन कॉल्ड डिस्कस, दिस वन, तो वो चीज़ आप